हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, हम साइंस का डेस्क वर्क कर रहे हैं, मॉडल पेपर, और जिसमें हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस किए थे। पिछले वीडियो में हमने किए थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन 10, 5 कितने हो गए, 15, 16, 17, 18 है ना। 18 क्वेश्चंस बच्चों हमने कर लिए थे और अब उसके आगे हम करने जा रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स का टूट जाना। ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब जैसे कि सब्जी के छिलके हो गए ना, आपने आलू छिला, उसके सब्जी के जो छिलके हो गए, मटर आपने निकाली है तो मटर के जो छिलके हो गए, ठीक है। इन मैटर्स को कह रहा है कि जो वेजिटेबल मैटर्स हैं उनका टूट जाना है ना, इनटू कंपोस्ट इन द रिएक्शन ऑफ। इस तरीके का जो रिएक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें टूट रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। देखिए इसको हम बोलते हैं ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो टूट जा रहा है और टूट करके उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। उस पर काम कौन करता है, उस पर काम करते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। जैसे हमने आलू के छिलके अगर हमने रख दिए तो आप देखेंगे कि जैसा आपने आलू का छिलका फेंका था वैसा आलू का छिलका नहीं है ना। धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो बहुत सूखता जाएगा, वो मैटर काफी कम होता जाएगा। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि उस पर डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस डिकम्पोजर, वो उसी पर जीवित हैं, ठीक है। उनको भोजन के लिए वही चाहिए, तो वो क्या करेंगे कि उस पर वर्क करना शुरू करते हैं और उसको तोड़ करके उसमें से एनर्जी निकालना शुरू करते हैं, एनर्जी निकालते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, और उसको तोड़ते जाएंगे, है ना। तो तोड़ेंगे इसलिए इसको हम बोलते हैं डिकम्पोज, मतलब ये इसको क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, है ना। तो ये रिएक्शन कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो तोड़ रहे हैं वो डिकम्पोजर कहलाते हैं और इसमें चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि वापस एटमॉस्फेयर में चली जा रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा आपको दे रखा है MnO2, है ना। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स। आप देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है MnO2 और प्लस Al। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट बनाइए, है ना। तो इसमें आपको कह रहा है MnO2, ठीक है। MnO2 हमने ले लिया और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Al के साथ। ओके, अब इसमें हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है प्रोडक्ट, और जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। चूंकि इसमें हीट रिलीज हो रहा है इसलिए ये भी किस प्रकार का रिएक्शन होगा, ये होगा बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए इसमें रिएक्शन होगा क्या, इसमें आपको दिया है MnO2 प्लस Al। यहाँ पर Al रिएक्शन करेगा MnO2 के साथ, तो यहाँ ये Al जाकर के जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ और Mn अलग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर Mn को डिस्प्लेस कर रहा है कौन, Al। तो यहाँ बचेगा हमारा क्या, सेपरेट हो गया। हम ले लेते हैं यहाँ पर Mn को, Mn सेपरेट हो गया। अब Al ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। अब देखो Al जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो हमारा कुछ फॉर्मूला क्या बनेगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको मैंने मेथड बताया था कि यहाँ पर हमने ले लिया Al और यहाँ पर हमने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों किस रेशियो में जुड़ेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर Al लिखना है। Al लिखने के बाद आप एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर लिखिए, ठीक है। तो Al का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 13 होता है, ठीक है, 13। अब 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2, 8 और यहाँ पर 3, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करता है एल्युमिनियम और तब जाकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो उसकी वैलेंसी उसके नीचे लिख दीजिए। अब ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2, 6। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2, है ना। ये अपना ऑक्टेट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, ले जा, और ये अपना ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। मतलब दोनों ही क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। दे रहा है या ले रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है और इसकी वैलेंसी क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Al के हिस्से में जो पहला वाला है उसके हिस्से में क्या आया, 2 आया, तो हमने यहाँ पर Al के हिस्से में 2 कर दिया। ऑक्सीजन के हिस्से में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है,
तो O के हिस्से में हमने 3 कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, Al2O3। तो यहाँ पर रिएक्शन में इसको कंप्लीट करेंगे कि ये हो जाएगा Al2O3 प्लस हीट। ये रिएक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये जो आपको फील करने के लिए दिया था। लेकिन अभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको बैलेंस नहीं किया है, तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो यहाँ Mn एक है और यहाँ भी Mn एक है, ठीक है। एरो के इधर और एरो के उधर दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। बैलेंस करना होता है ताकि ये लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करें, ठीक है। अब यहाँ Mn एक है, यहाँ पर भी Mn एक है, बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3, क्या बैलेंस है, बिल्कुल नहीं। तो इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऑड नंबर में था ना, करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ओके। अब यहाँ पर एल्युमिनियम है 1 और यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, 2 2 जा 4, तो इसके आगे कर दो 4, ठीक है। तो 3 4 2 ये हमने नंबर कर दिया, जिससे कि ये दोनों साइड में जितने यहाँ पर आपको एलिमेंट दिख रहे हैं उतने ही एलिमेंट वहाँ पर भी हैं, यानी कि दोनों साइड में ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डैश एंड डैश टुगेदर फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, उस अपने नर्वस सिस्टम को हम क्या करते हैं, इसको हमारे नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखो हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को पहले हमने डिवाइड किया, किस में डिवाइड किया, हमने CNS में डिवाइड किया, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब आपसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप कितने भागों में डिवाइड करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो हमारे सेंटर में है, हमारा ब्रेन है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन से ही, जैसे ये रहा हमारा ब्रेन, ठीक है, ये मान लो है हमारा ब्रेन, तो ब्रेन से ही लगा हुआ ये क्या है, ये है इसका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये ब्रेन हो गया, ये हो गया ब्रेन और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये क्या हो गया, 2 हिस्से हो गए किसके, CNS के। तो CNS में एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यही आपको फिल करने के लिए दिया था, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है ओजोन लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डैश कमिंग फ्रॉम द सन, है ना। ओजोन लेयर जो होता है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, ओजोन लेयर। तो बच्चों ओजोन लेयर जो होता है ना, वो हमारे अर्थ के चारों तरफ पाया जाता है, ठीक है। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। ये रहा हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ है सपोज करो, ठीक है। तो इस अर्थ के चारों तरफ यहाँ पर एटमॉस्फेयर के ऊपर यहाँ पर एक लेयर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, ठीक है। ये ओजोन क्या करता है, ये लेयर सन से जो रेज आ रही हैं, ठीक है, सन से जो UV आ रहा है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रहा है UV अल्ट्रावायलेट रेज, उससे यहाँ अर्थ पर जितने लोग भी रह रहे हैं इन सब को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हमारे लिए नुकसानदायक है, हमको स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है डेंजरस रेज है और केवल सन से ही आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज नहीं, बल्कि स्पेस में बहुत सारे कॉस्मिक रेज हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, उन सब से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको छान करके और तब सनलाइट को हमारे पास भेजता है, ठीक है। ये ओजोन लेयर अब आपको दिखाई भी नहीं देगा ओजोन लेयर, लेकिन ये पूरे जितने भी ऊपर से जो भी रेज आ रहे हैं ना, तो उनको पहले क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है और देख रहा है कि ऐसे रेज जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं कहीं वो धरती पर तो नहीं आ रहे हैं, तो उनको धरती पर आने से रोका जाता है, ठीक है। तो ये हमको क्या करता है, ये ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज से हमको ये प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 किलो आवर 1 वॉट आवर इज इक्वल टू, है ना, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू। तो ये आपको एकदम याद रखना है, ठीक है, कि 1 किलो वॉट
ठीक है, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर की एनर्जी, इतनी एनर्जी, ठीक है, इतनी एनर्जी जा रही है तो जूल, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है बच्चों 3.6 × 10⁻6, एकदम आप याद कर लो 36, ठीक है, 36 है ना, आपको एकदम याद रखना है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 36, देखो 36 हो गया, 36 6, ऐसे याद रखना 36 और 6 है ना, 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है, 36 6, ठीक है। एकदम याद रखिए कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 6, ठीक है, और 36 के बीच में 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना, तो 36 6 ऐसे याद रखना, और 36 के बीच में क्या लगेगा, एक पॉइंट। ओके, नेक्स्ट कर रहा है सिलेंड्रिकल कॉइल विद सेवरल टर्न ऑफ क्लोजली रैप्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कॉल्ड अब देखो मैंने आपको ये बताया है, किस में बताया है, कौन से चैप्टर में हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम क्या करें, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और सिलिंड्रिकल कॉइल हमने एक ले लिया, सिलिंड्रिकल ये कॉइल ले लिया, और इसके ऊपर अगर हमने इंसुलेटेड ऐसा हमने वायर लिया जिसके ऊपर कवरिंग लगी हुई है, प्लास्टिक की कवरिंग लगी हुई है, ठीक है, जो इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, उस कवरिंग को लेकर के अगर हमने इसके ऊपर ये कवर कर दिया, इसके ऊपर इसको एकदम नज़दीक एकदम नज़दीक ऐसे हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको रैप कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमने इसको ऐसे नज़दीक एकदम रैप कर दिया है, और उसके बाद यहाँ वाला जो वायर होगा, फिर इस वायर को हमने यहाँ से, और ये वाला जो वायर होगा इस वायर को लेकर के, और इससे हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया हमने किसी बैटरी से, और इस बैटरी से हमने इसमें करंट फ्लो किया। तो ये जो हमारा बना हुआ है इसको क्या बोला जाता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, सोलेनॉइड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड। इस तरीके से बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब हम आ जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में मैं सारे तो नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन चलो देखते हैं जितना हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसको कहा जाता है, ठीक है, फटाफट आप देख लो। देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया CH3 और COOH, ओके, ये मैंने लिया। अब इसका दूसरा मेंबर मैंने मान लो ले लिया CH3 और CH2, फिर ले लिया मैंने COOH, ओके। फिर मैंने तीसरे भाई को बुला लिया CH3 CH2 जो उससे 1 साल बड़ा है, ठीक है, COOH है ना, सबसे छोटा भाई, उससे 1 साल बड़ा, उससे 1 साल बड़ा। फिर मैंने एक और ले लिया CH3 CH2 और COOH, ओके। अब इन चारों को मैं क्या बोलूंगी कि ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात कि इसमें फंक्शनल ग्रुप एक ही है, मतलब सब एक ही भाई हैं, है ना, सब एक ही फैमिली के हैं, सब एक ही भाई हैं, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी होगी, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होगी बच्चों, वो होगी सेम, है ना। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, सेम इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज लेकिन अलग होगा, मतलब इसका नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और इसका टेस्ट, इसका कलर, है ना, ये सब फिजिकल पॉइंट्स होते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे वो क्या होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो क्या होगा, वो सारे भाई का डिफरेंट होगा, मतलब सारे भाइयों का चेहरा तो अलग है, लेकिन सारे के सारे भाई एक ही काम कर रहे हैं, सब जैसे कोई जॉब, मतलब सब अगर किसी बिजनेस में है तो सारे के सारे बिजनेस में ही लगे हुए हैं, तो इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, इनका इनमें ग्रुप जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, ये देखो फंक्शनल ग्रुप इनमें सेम है, और 2 सक्सेसिव, देखो अब इसमें लिखा भी हुआ है कि जो इसमें सक्सेसिव मेंबर होंगे, यानी कि ये वाला है, इसके ऊपर आप देखिए और इसके नीचे वाले को देखिए, ठीक है, तो इससे जस्ट ऊपर वाले और जस्ट नीचे वाले को आप देखेंगे तो दोनों में आपको एज डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है। इसमें देखो, इसमें 1 कार्बन है
और इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, मतलब 1 साल का अंतर, और इसमें 3 कार्बन है, मतलब 1 साल का अंतर, इसके और इसके में 1 साल का अंतर, और इसके में भी 1 साल का अंतर। यानी कि डिफरेंस जो आ रहा है इसके और इसके बीच में देखा जाए तो सिर्फ ये वाला डिफरेंस है, और अगर इसके और इसके में हम देख रहे हैं तो इसमें भी सिर्फ ये वाला डिफरेंस है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी 2 का आप अगर तुलना करेंगे, किसी भी 2 का तुलना करेंगे, अगर आप इससे इसको भी कंपेयर करिए तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ एक CH2 का अंतर। तो इनमें जो है सिर्फ एक CH2 का अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहला वाला ये ले लें और फिर ये ले लें, नहीं, फिर आपने होमोलोगस सीरीज नहीं बनाया है, आपको सीरीज बनाना है। सीरीज में क्या होगा कि CH2 का डिफरेंस दिखाते हुए हमको जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ रख दो, उसको वहां रख दो, उसको वहां रख दो, नहीं, फिर तो इसमें CH2 का डिफरेंस कहाँ रह जाएगा, डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि आपको CH2 के डिफरेंस में इनको सीरीज बनाना है, मतलब इनको अरेंज करना है कि सबसे छोटा भाई उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, और होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये ग्रुप होता है जिसमें हम होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया नहीं, आप लिख देना। एंड सक्सेसिव मेंबर डिफरिंग बाय अ CH2 यूनिट, CH2 यूनिट का इनमें अंतर होगा। अगर मास का पूछेगा कि दोनों के में वेट में कितना अंतर होगा, तो एक कार्बन का वेट होता है कितना, 12, है ना, 12 यूनिट, और 2 हाइड्रोजन का होता है 2, तो 12 और 2 मतलब 14 यूनिट का इसके वजन में अंतर होगा, ठीक है। इन 2 के भाइयों के बीच में जो डिफरेंस होगा, एक तो CH2 का अंतर आ ही रहा है, अगर हम इसकी मास की बात करें तो आप बोलेंगे 14 यूनिट मास का अंतर होगा, क्योंकि एक CH2 का वजन होता है 14 यूनिट, है ना। तो 14 यूनिट इसके और इसके बीच में 14 यूनिट, मतलब ये 14 यूनिट भारी है, इससे ये 14 यूनिट भारी है, इससे ये 14 यूनिट भारी है, ठीक है। तो वजन का भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई आर ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन, ठीक है। कह रहा है कि जो भी चिप्स का पैकेट होता है, उस चिप्स के पैकेट में पूरा पैकेट जो होता है वो फूला फूला रहता है, चाहे आप कुरकुरे ले लो, टेढ़े मेढ़े ले लो, चिप्स ले लो, ठीक है। तो वो पूरा पैकेट क्या होता है, वो फूला फूला सा रहता है। नमकीन का भी आप पैकेट लेते हैं वो फूला रहता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो 5-5 रुपये वाला मिलता है ना, जिसको तुरंत आपने ओपन अगर कर दिया तो उसको आपको खाना ही है, ठीक है। आप उसको ओपन करके और उसके बाद 4 दिन बाद खाएंगे तो वो खराब हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो फूड आइटम है वो फूड आइटम क्या है, उसमें फैट की मात्रा होती है। तो वो ऑक्सीजन, जैसे ही वो ओपन होता है ना, तो ऑक्सीजन उसके संपर्क में आ जाता है, और ये ऑक्सीजन उन फैट के साथ रिएक्शन करके उसको ऑक्सीडाइज करने लगता है, ठीक है। जब ऑक्सीडाइज करने लगेगा तो वो जो खाना है, जो आप खाना चाह रहे हैं ना, वो अब रह नहीं गया है, प्रोडक्ट कुछ और बन गया है, उसका स्मेल चेंज हो गया, चिप्स का स्मेल चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, और उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाएंगे, कुछ ऐसे खराब चीजें आ गई जो अब आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर खुला हुआ पैकेट है तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस की तरह से बिहेव करता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा भी है, तो उसके लिए हमको बहुत मतलब एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, क्योंकि 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो उस नाइट्रोजन गैस को लेकर के, और एक इनर्ट गैस की तरह होता ही है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता, उस पैकेट में भर देते हैं। तो चिप्स रहा, पहले ये चिप्स है, चिप्स के ऊपर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है और बाहर में ऑक्सीजन है। अब जब तक नाइट्रोजन उसमें भरा हुआ है तब तक नाइट्रोजन कहता है कि मैं ऑक्सीजन को चिप्स के पास जाने नहीं दूंगा। यानी कि आपने अगर उसको रैपर खोला तो फट से चिप्स को बस खा जाओ, क्योंकि जैसे ही आपने रैपर खोला नाइट्रोजन तो उड़ गया, कहा कि अब अपनी रक्षा खुद करो, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, फटाफट चिप्स को खा जाना है। तो इसमें देखो कह रहा है ये, अब ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन, हाउएवर दे आर अफेक्टेड बाय एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है फूड आइटम्स को, ठीक है, विच कॉजेज ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी, और इस तरीके से खाने वाली चीज़ों का खराब हो जाना, और ज़्यादातर इन्हीं जो भी फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, जो फैटी फूड होते हैं, उनका खराब हो जाना, इसको वैसे खाने की चीज़ों का खराब हो जाना रेंसिडिटी कहलाता है। और इनका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। किसको ऑक्सीडेशन हो गया, जो फूड आइटम है ना। यूजिंग नाइट्रोजन आर प्रिजर्वेटिव, हम इसको ऑक्सीजन को एक प्रिजर्वेटिव के रूप में, सॉरी, नाइट्रोजन को एक प्रिजर्वेटिव के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है जो इसको प्रिजर्व कर सके, जो इसको सेफ रख
सके, है ना। अब तुरंत हमने चिप्स बनाया, तुरंत के तुरंत तो ऐसा नहीं होगा ना कि पैकेट तुरंत हम पहुंचा देंगे कस्टमर के पास और कस्टमर भी एकदम बैठा हुआ है, फट से पैकेट खुला और खा गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो दुकानों पर वो लटका रहता है ना, उसकी लड़ियाँ लटकी होती हैं, चेन। तो इसको एक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और तब तक उसको प्रिजर्व करेगा, बचा करके रखेगा। कौन? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्शन विद द फैट, है ना। ऑक्सीजन का रिएक्शन फैट के साथ, ऑक्सीजन फैट तक ना पहुंच पाए तो बीच में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करता है? उस फूड आइटम को बचा करके रखेगा। नेक्स्ट है द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6। एक्सप्लेन व्हाट विल बी हैपन टू इट्स पीएच व्हेन इट बिकम कर्ड। अब देखो पीएच वैल्यू किसकी थी? पहले कह रहा है पीएच वैल्यू, मिल्क की पीएच वैल्यू। मैं देखो इसको साफ करके आपको बता रही हूँ। मिल्क का पीएच वैल्यू था कितना? कह रहा है 6 है, ठीक है। अब जब वो कर्ड में चेंज हो गया, पहले हमने लिया मिल्क, हमने ये लिया है मिल्क और इसका पीएच वैल्यू है 6 पॉइंट, है ना। इसकी पीएच वैल्यू कह रहा है कि पीएच वैल्यू है, इसका पीएच वैल्यू है पीएच इज इक्वल टू 6, ओके। अब ये मिल्क जो है वो चेंज हो गया किस में? कर्ड में, है ना। अब जब ये कर्ड में चेंज हो गया तो अब इसकी पीएच वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो जब ये कर्ड में चेंज होगा ना तो इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। किसकी मात्रा? लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये एसिड ही कर्ड को एक जो खट्टा, एक सोर टेस्ट होता है ना, जो सोर टेस्ट होता है वो टेस्ट प्रोवाइड करता है। तो दही खाने पर खट्टा लगता है ना, किसकी वजह से? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ गई। अब लैक्टिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ गई है तो हमारा जो पीएच वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? देखो 7 ये बीच का न्यूट्रल होता है, 7 के जब हम उधर जाते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती है, मतलब बेसिक नेचर बढ़ता जाता है, बेसिक नेचर, ठीक है। ये बेसिक नेचर जो है वो बढ़ता जाता है। और जब हम 7 के नीचे आते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर, ओके। अब देखो हम थे कहाँ? 6 पर थे, ठीक है। अब जब उसके अंदर और एसिड आ गया तो हम यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर पीएच वैल्यू इसकी क्या होगी? और ज़्यादा कम होगी, ठीक है। और हम पीछे की तरफ आएंगे तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क इज, एक मिनट, इसका व्हेन मिल्क टर्न इनटू कर्ड, जब मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है इट्स पीएच डिक्रीजेज एंड बिकम मोर एसिडिक, है ना। मोर एसिडिक बन गया ये, तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, बिलो 6 से तो नीचे आ जाएगा क्योंकि अब ज़्यादा एसिडिक हो गया है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड और ज़्यादा बन गया है। तो उस लैक्टिक एसिड की वजह से ही इसके अंदर खटास भी आ जाता है और इस रिएक्शन को फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन जो होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इसको रिएक्शन को फर्मेंटेशन, हिंदी में इसको किण्वन बोला जाता है, तो फर्मेंटेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कंस्ट्रक्ट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपको सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना है, ओके। क्या बनाना है? सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे? देखिए आपको बनाना है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम लेंगे क्या? Na लेंगे, ठीक है। फिर क्लोराइड के लिए हम क्या लेंगे बच्चों? Cl लेंगे। Na का हम लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 281। यहाँ पर हम क्लोरीन का लिखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287। अब इन दोनों की आपस में जब वार्तालाप होती है, बातचीत होता है, तो ये कहता है कि मैं इस एक इलेक्ट्रॉन से बहुत परेशान हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन मेरी परेशानी का कारण है। क्लोरीन कहता है कि मेरे परेशानी का कारण भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं एक इलेक्ट्रॉन से परेशान नहीं हूँ, बल्कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन की चाहत है, कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये चाह रहा है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाता है ना तो ये मेरा आउटर मोस्ट सेल कहलाता, ठीक है। और तब मेरा आउटर मोस्ट सेल कोई मेरे से पूछता कि भाई तुम्हारे लास्ट वाले घर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड से कह सकता कि मेरे लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेरा ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट मेरा कंप्लीट है, ठीक है। मैं ये बात बोल सकता था लेकिन नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आकर के अब ये मेरा आउटर मोस्ट सेल है और मेरे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं नहीं बोल सकता कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब यही सेम घटना इनके साथ भी है। ये कहते हैं कि भाई मेरे पास भी ना अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता तो ये 7 की जगह पर 8 होता और तब मैं भी बहुत ही प्राउडली कह सकता था कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है,
ठीक है, मेरे भी लास्ट में क्या होता, लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता। तो दोनों को ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो माइंड में, दिमाग में लगाता है क्लोरीन। क्लोरीन कहता है कि तेरे लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन बोझ बना हुआ है और मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्यों ना तुम मुझे दे दो। ठीक है, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को संभाल करके रखी रहूंगी और हम दोनों साथ साथ ही रहेंगे। ठीक है, तुम अपने इलेक्ट्रॉन पर नजर रख सकते हो। सोडियम को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अब देखो होता क्या है, अब होता यूं है कि ये रहा सोडियम का एटम। ठीक है, सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख देता है, कहता है ये देखो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है ना, क्लोरीन बहना तुम भी आ जाओ। तो फट से यहाँ पर से क्लोरीन ही आ गई है ना। अब क्लोरीन कहती है कि मेरे लास्ट में 7 है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, तुम अब 1 इलेक्ट्रॉन मुझे डोनेट कर दो, दे दो। तो ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया, जब 1 इलेक्ट्रॉन ये चला गया तो अब इनके लास्ट में क्या है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इनके लास्ट में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन से मतलब इनका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इनके चेहरे पे आ जाती है स्माइल, ऑक्टेट कंप्लीट। इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही इनके 7 और +1 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो इनका भी ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर, हाँ एक मिनट, जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज। जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज। हाँ आ रही हूँ। तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज। जो जितना इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर उतने पॉजिटिव चार्ज आते हैं, जो जितना इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसके ऊपर उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव। अरे आ रही छोटू, आ रही हूँ। अब एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है, और दोनों ही क्या होंगे, एक साथ ये जुड़ जाएंगे और जुड़ करके ये क्या बना लेंगे, NaCl। अब ये बन गया हमारा NaCl। ठीक है, अब ये अलग नहीं हो सकते क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन लेन देन करके दोनों जुड़े हुए हैं। तो हमको इनको ऑलवेज साथ साथ रहना पड़ेगा। जब ये साथ रहेंगे तभी इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। ठीक है, और साथ साथ रहेंगे तभी इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और तभी मतलब ये भी अपना ऑक्टेट फिल करेगा और ये भी ऑक्टेट फिल करेगा। इसलिए इनको हमेशा एक साथ ही रहना पड़ता है और ये हमेशा के लिए अमर हो गए और NaCl बन करके ये रेडी हो गए। यही NaCl है, नमक जो हम घर में खाते हैं, वो नमक बनने के पीछे की यही स्टोरी है। ठीक है, अब इसको कह रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में कुछ नहीं करना है, ये लाइनिंग हटा देनी है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाया है, बस इसी इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है कि इस इलेक्ट्रॉन को बस डॉट से आपको दिखा देना है। ठीक है, शो कैसे कर देना है इस इलेक्ट्रॉन्स को, डॉट से। ठीक है, ये लाइनिंग रख भी सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लाइनिंग हटा भी सकते हैं, है ना। और सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमको केवल डॉट और क्रॉस से दिखाना पड़ता है, बस इतनी सी ही बात है ना। तो इसको हम जैसे एक को हमने डॉट से दिखा दिया तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या दिखा दें, इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा देते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस से शो करते हैं तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप सर्कल बना करके भी इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, देखिए इस तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हम ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। ओके, इसको बोला जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर, है ना, स्फैग्नोमैनोमीटर। ये हमारा BP नापता है, मतलब ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करता है। नेम द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम जैसे कि हमारा ब्रेन है, जैसे कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं, अभी भी मैंने बताया आपको कि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारे नर्वस सिस्टम होते हैं और ये सब बने होते हैं एक सेल से। ठीक है, इसका यूनिट होता है, मतलब इकाई जिससे मिलकर के ये बना हुआ है, तो वो जो यूनिट होता है ना वो होता है न्यूरॉन, है ना। अभी आगे आएगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डज द फीटस गेट न्यूट्रिशन इन द मदर बॉडी। मदर की बॉडी से जो न्यूट्रिशन बच्चा लेता है, जैसे मदर की बॉडी का मान लो कि ये यूट्रस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बेबी है। अब ये बेबी अगर ले रहा है न्यूट्रिशन, अगर ये ले रहा है तो ये जो न्यूट्रिशन लेता है ये मदर की बॉडी से, यहाँ से क्या होता है ना कि कुछ सेल्स आगे बढ़ करके, और मदर की बॉडी से भी कुछ सेल्स इसके यहाँ से बढ़ करके और एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, जिसको
बोला जाता है प्लेसेंटा, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। अब मदर की बॉडी से जो भी फूड मटेरियल होगा उसका यहाँ से इस बेबी को, इस फिटस को, फिटस कहेंगे, भी बेबी नहीं कहेंगे, इसको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर जो होता है उसका नाम होता है प्लेसेंटा, है ना। जब बच्चे का बर्थ होता है तो आप देखते हैं ना कि यहाँ से उसके एक लंबी सी पाइप लगी होती है, ठीक है, वो वही पाइप में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में हमको पाइप जैसा दिखाई देने लगता है, वही है प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है जिससे फूड मटेरियल माँ जो भी खा रही है तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ बच्चे को मिलता है। व्हाट इज जिन, क्वेश्चन नंबर 8, यहीं पर इसको डन करेंगे, है ना, बाद में आगे की क्वेश्चंस में आपको बाद में कराऊंगी। व्हाट इज जिन, जिन क्या होता है, देखिए हमारा जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले सेल की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हम लोग बने होते हैं किससे, सेल से बने होते हैं। हमारे सेल के में क्या होता है, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और साथ में इसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं। ये देखो, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन क्रोमेटिन थ्रेड्स को न्यूक्लियोलस के बाद, ये न्यूक्लियोलस है और ये क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, एकदम मैगी की तरह से, नूडल्स की तरह से उलझे रहते हैं। इन क्रोमेटिन थ्रेड्स को अगर मैं बाहर निकाल दूं और बोलूं कि थोड़ा सा अपने आप को दिखाओ तो ये सारे जो उलझे हुए हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा और आप देखना चाहेंगे कि थोड़ा और अपना रूप दिखाओ तो इसमें आपको क्या दिखाई देंगे, इसमें आपको बहुत सारे डीएनए दिखाई देंगे, ठीक है। आपको दिखाई देगा कि डीएनए का पूरा स्ट्रैंड है, ये है ना, ये क्या है, ये पूरा डीएनए है। इस क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए दिखाई देंगे। अब इस डीएनए को हमने बोला कि थोड़ा डीएनए आप थोड़ा और क्लियरली अपने आप को दिखाओ, तो डीएनए अपने आप को और क्लियरली दिखाता है, ठीक है। डीएनए कहता है कि मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हूँ, ठीक है, मैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हूँ, मेरे अंदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, A डबल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C, A डबल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड G, है ना, T डबल बॉन्ड A, इस तरीके से पूरा ये रहेगा, ठीक है। तो ये कहता है कि मैं हूँ डीएनए, है ना। और डीएनए में हमने कहा कि ये डीएनए आप वही हो ना जो कि माता पिता के लक्षणों को, जो माता पिता के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको संतानों में ले जाते हो। अगर हम कहते हैं कि बच्चे की आंखें बिल्कुल इसके पापा जैसी हैं या फिर इसका इसका फेस जो है वो बिल्कुल इसकी मम्मी जैसा है, तो ये कैरेक्टर बच्चे में कहाँ से गया, तो ये कैरेक्टर ले जाने वाला कौन है, यही है, ये डीएनए है। हमने बोला कि इतने सारे कैरेक्टर होते हैं, आँख है, नाक है, कान है, मुँह है, जीभ है, ठीक है, और उसके अलावा हार्ट है, लंग्स है, इतने सारे कैरेक्टर्स तो भरे पड़े हैं एक इंसान में। अगर आप काउंट करो तो कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स को मतलब आप उसको ट्रेट कहिए, है ना, बहुत सारे हैं, तो ट्रेट है। तो ट्रेट कैरेक्टर्स का ही एक रूप होता है ट्रेट। मैंने ट्रेट और कैरेक्टर में डिफरेंस आपको बताया था। तो हमने कहा कि डीएनए में ये सारे एक एक चीज कौन बताता है ना। कौन बोलेगा कि नाक बनाओ, नाक कैसा बनना चाहिए, कौन कहेगा कि स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, कौन बोलेगा कि बाल कैसे होने चाहिए, हेयर्स कैसे होने चाहिए, कौन कहेगा कि फेस कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, बाल कर्ली होने चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, आंखें जो है वो ब्लैक हो, ब्राउन हो, ब्लू हो, कैसी हो, और जो है चेहरा गोल हो, ये सब चीज़ें कौन बताता है। तो ये डीएनए कहता है कि मेरे अंदर छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे ये इतना है ना, ये छोटे छोटे जो मेरे टुकड़े हैं, एक एक टुकड़ा जो है वो एक एक काम को ले लेता है, ठीक है। तो मेरे डीएनए में जो छोटा छोटा सा टुकड़ा होता है जो एक काम बताता है, जैसे इसने बोल दिया कि मैं स्किन के कलर को, या मैं आई, है ना, आई कैसा होगा, आंखें कैसी होंगी, ब्राउन होंगी, ब्लैक होंगी, वो मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। ये कहता है मैं हेयर ले लेता हूँ, ठीक है, हेयर कैसा होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो अब डीएनए के जो छोटे छोटे जो सेगमेंट्स है ना, इसी सेगमेंट्स को आप क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, जीन, है ना, ये क्या है, जीन है। ओके तो बच्चों ये होता है जीन। जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी मेड ऑफ डीएनए। डीएनए का बना होता है और हेरिडिटी होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर को, ट्रेट्स को लेकर के जाने वाला होता है। दैट कैरीज इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वो उसकी बॉडी में जा करके वो प्रोटीन बनाएगा जिस प्रोटीन की वजह से उस बच्चे के अंदर ये ट्रेट्स या कैरेक्टर डेवलप होंगे कि बाल कैसे होंगे, इस चीज को डेवलप करने के लिए वो वैसा प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। एंड डिटरमाइन स्पेसिफिक ट्रेट, है ना, स्पेसिफिक कैरेक्टर, बच्चा कैसा दिखेगा वो सब बनाने के लिए एक जिन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सारे जिन मिलकर के डीएनए बनाते हैं, डीएनए से बनता है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम से बनता है ये क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। और देखा जाए तो सब एक ही चीज है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। इसके आगे बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के, देखो इसमें 12 क्वेश्चन तक दिया गया है, उसके बाद सेक्शन बी आ जाएंगे, ठीक है। सेक्शन बी भी हम आगे इसी को कंप्लीट करेंगे।
करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और इसको कंटिन्यू करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में भी जरूर बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको करना जरूरी है, ठीक है। तो मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, पहले से आपको आता है। तो बच्चों स्टडी करते रहिए, सबको ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। ये जो टाइम है, इस टाइम को एकदम अपने को यूज़ करना है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है ना। वेस्टेज टाइम को भी काउंट करना कि एक दिन में आपने कितना वेस्ट कर दिया। ये जो आपका टाइम है ना, ये गोल्डन टाइम है। तो बोर्ड में बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं, इसलिए एकदम लग जाओ, मेहनत करो, ठीक है। चलिए स्टडी करते रहिए बच्चों। ओके, हैव अ नाइस डे।